मेरा एक दो जगह सेल्स की प्रोफाइल में सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे सीजी पे कितना मैटर करता है, कौन सी स्किल्स ट्रेंड में है और किन चीजों पे फोकस करना चाहिए ठीक है। स्टूडेंट्स को? तो इनिशियली जब मैं ये वेबिनार वगैरह अटेंड कर रहा था, तो मैंने ना एक दो पोस्ट मेरे दिमाग में है कि ऐसा कंटेंट डाल के देखते हैं वर्कआउट करते हैं नहीं करता। तो मैंने कोडिंग वाले सब्जेक्ट से मैं वो ऑलरेडी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा था, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने की जरूरत हुई नहीं। तो वहाँ पे आजकल के रिज्यूमे में क्या गलतियां हैं जो कॉमन मिल रही हैं, काफी स्टूडेंट्स सेम गलतियां करते जा रहे हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग और उस टाइप की पोस्टिंग एक्टिव रहना, इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस आता है कि अभी पर्सनल ब्रांड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, और हम ऐसे पोस्ट कर रहे हैं तो वो पर्सनल ब्रांड क्या मतलब, क्योंकि कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं तो आप जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे पढ़ने का तो इतना टाइम नहीं मिलता होगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, टेक स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने वो कर दिखाया है जो हर एक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज का सपना होता है। तो एक नॉर्मल कॉलेज से निकलकर आईआईटी जोधपुर तक का सफर, उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनी में कदम रखना कोई आम बात नहीं है। ये एक स्ट्रेटजी के साथ हुआ है और उस स्ट्रेटजी को आज हम इस पॉडकास्ट में ब्रेक करने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखना, खासकर अगर आप एक टेक कॉलेज स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी मिस मत करना इस पूरे पॉडकास्ट को, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का, मिस्टर भावेश अरोड़ा। वेलकम भावेश, welcome to my show and thank you for coming here and thank you so much for having me. okay, तो चलिए शुरू करते हैं भावेश। मैंने तो एकदम ब्रीफ सा इंट्रो दिया, अब थोड़ा जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट्स आपको नहीं जानते हैं, उनके लिए आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो? So first of all, thank you so much for having me. So basically, I'm Bhavesh, basically a data professional, a part-time content creator, and as someone who has been slightly obsessed with doing things with a little different in life. So मेरी जर्नी एक नॉर्मल टायर 3 कॉलेज से शुरू होती है। बेसिकली आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुड़गांव एंड विद द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। somewhere along this I realized that मुझे कुछ यूनिक करना है लाइफ में। सो आई बीन प्रिपेयरिंग अ गेट एंड साथ में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी। तो मीनवाइल आई गॉट एडमिशन इनटू आईआईटी जोधपुर एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि हाँ अभी कुछ लाइक अच्छा करने का टाइम आ गया है। सो मीनवाइल जब मेरा आईआईटी जोधपुर में सिलेक्शन हुआ तो मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में एज ए मार्केटिंग एनालिस्ट काम कर रहा था। सो बस फिर एक बार लगा कि अभी इस अमेरिकन एक्सप्रेस को छोड़ते हैं, आईआईटी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद दोबारा कहीं अच्छी जगह करने का काम का ऑप्शन जरूर मिलेगा ही। सो अब बात करें मेरी प्रोफेशनल जर्नी से पहले, सो मैंने कुछ अच्छे एक्सपीरियंस चेज किए हैं। जैसे इन माय क्लास 10th आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एनसीसी ग्रुप। आई हैव अटेंडेड ए 10 days एनसीसी कैंप। ऑल्सो हमने वहाँ पे फायरिंग करना भी सीखा था 0.25 mm गन्स के साथ। देन क्लास 10 12th में मुझे थोड़ा माउंटेनियरिंग का शौक चढ़ा, तो मैंने एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से एक कोर्स किया माउंटेनियरिंग का, कि कैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं या कैसे ट्रैकिंग, क्या ट्रैकिंग पोजीशंस होती हैं या कैसे हम पहाड़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं एक अच्छे वे में। और उसके साथ अभी अपना ही कुछ करने का सोच रहे हैं। अपेरेंटली देखते हैं हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ तो अच्छा प्रैक्टिकलिटी वर्क होगा। और मीनवाइल अपनी इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मुझे टॉपमेट की तरफ से फीचर किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में। वो इसलिए क्योंकि मैंने टॉपमेट पे आके प्रोफेशनल बुकिंग्स करी, फ्रेशर्स को गाइड किया, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी कोर्सेज लॉन्च किए। तो द kind of trust I got from TalkMate is I recently completed my 3,000 bookings. So this is kind of achievement and the trust that has been shown by the audience. I am really grateful for that. So this is like my short experience. This is really great journey. और ऑडियंस आपको बता दे, सर के मतलब भावेश के ऑलरेडी 100K प्लस फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, उस पर भी हम आएंगे, बट पहले हम उनकी जर्नी को समझते हैं और फिर हम आएंगे लिंक्डइन की तरफ, क्योंकि ये चैनल जो है यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट होता है। तो इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है टेक स्टूडेंट्स की तरफ, ताकि उन्हें भी एक नॉलेज मिल सके, क्योंकि आजकल आईटी का थोड़ा सा वैसा माहौल नहीं है जो आज से पहले कोविड टाइम पे आ गया था।
तो वहाँ पे बच्चों को गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई ये पॉडकास्ट यहाँ पे हो रहा है, तो प्लीज़ एंड तक देखना ताकि आपको क्लियर गाइडेंस मिल सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भावेश, आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आपने 10th में क्या किया। आपको ये मेंटरशिप कहाँ से मिली कि आपको बीटेक के बाद एमटेक करना चाहिए, और बीटेक के बाद क्योंकि जनरली बच्चे जॉब के लिए भी चले जाते हैं, तो ये एमटेक वाला कोई मेंटरशिप थी और फैमिली बैकग्राउंड में कोई था गाइडेंस के लिए, या फिर आप पहले इंसान थे जिसने ये रास्ता चुना? नहीं, मेरे फैमिली में दो मेंटोर्स हैं जिनको मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, पापा और मेरे चाचू। सो जब जब मेरी जब मेरा ये मार्केटिंग का काम चल रहा था अमेरिकन एक्सप्रेस में, तो मुझे एक ऑप्शन मिली आईआईटी जोधपुर की तरफ से एमटेक करने का। सो मैंने पेरेंट्स साथ डिस्कस किया कि अभी थोड़ा स्टैटिक हो गया है काम, थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि एमटेक कैसी होती है आईआईटीज की। और डेटा में ही मुझे डेटा में ही थोड़ा इन डेप्थ इन्वॉल्व होना था। तो मेरे चाचा जी और पिताजी ने थोड़ा सपोर्ट किया, और वैसे मैंने उनकी गाइडेंस को लेते हुए आईआईटी जोधपुर में एडमिशन ले लिया अपना। ओके। तो मैंने आपकी जर्नी पे थोड़ा सा देखा, तो आप बीटेक जब कर रहे थे उसी दौरान आपने जॉब भी की, तो वहाँ पे कैसा था? क्योंकि आपकी जॉब भी फुल टाइम थी और आपका कॉलेज भी चल रहा था, तो वहाँ पे कैसे बैलेंस किया आपने दोनों चीज़ों को? अभी जब मेरी बीटेक चल रही थी, तो बीटेक का फेज मेरा बैच है 2019 से 23। तो 23 वाला बैच कोविड बैच था हमारा। बेसिकली हमने हमारी 2.5 years ऑफ कॉलेज जर्नी घर पे ही स्पेंड की है। तो जब 2022 में मेरा 6 सेमेस्टर ओवर हो गया, तो अभी हमें थोड़ी चिंता हो रही थी प्लेसमेंट्स की। मीनवाइल मैंने प्रोफेसर से बातचीत करके ऑफ कैंपस ट्राई करना शुरू किया कि चलो थोड़ा एक बार ऑफ कैंपस ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। मेरा एक दो जगह सेल्स की प्रोफाइल पे सिलेक्शन हो गया, फिर मुझे लगा कि यार सेल्स में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे टेक हायरिंग एकदम थोड़ा होल्ड हो गई थी। टायर 3 वालों को वैसे भी थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। तो मुझे फिर एक WQ सॉल्यूशंस में जाने का मौका मिला। वो मेरी पहली कंपनी थी, और मीनवाइल उन्होंने मुझे बोल दिया था कि तुम्हारे कॉलेज टाइम में जब एग्जाम्स होंगे हम तुम्हें छुट्टी दे देंगे, और बाकी टाइम तुम हमारे पास काम करो और कॉलेज से एनओसी ले लो। तो कॉलेज ने मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, और मैंने फिर रेगुलरली WQ ज्वाइन कर लिया। और जब भी मेरे एग्जाम्स होते थे तो मैं छुट्टी ले लेता था, और कंपनी सपोर्ट करती थी। ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल दिखता है कि भावेश ने यहाँ पे टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया है, ना कि सिर्फ क्योंकि उस टाइम पे और भी बच्चे थे जिन्होंने अपना टाइम मस्ती में निकाल दिया कि कॉलेज में भी नहीं इतना जाना है तो चलो मस्ती कर लेते हैं, बट यहाँ पे सही यूटिलाइजेशन हुआ है कि उसको हम कहीं और डायरेक्ट करके और साथ में हम जॉब कर सकें। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्योंकि कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं, तो आप जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे पढ़ने का तो इतना टाइम नहीं मिलता होगा, तो उस टाइम पे CGPA का क्या किया आपने? मतलब CGPA आपको हेल्प किया, और कैसे बैलेंस किया एग्जाम्स का प्रेशर? अपेरेंटली ना, जब मेरी कंपनी में ट्रेनिंग शुरू हुई थी, हमारा वर्क टाइमिंग था 9 to 6, और वो स्टार्टअप था तो स्ट्रेच होके 7 बज जाते थे कि 7 बजे के बाद ही हम ऑफिस से निकल पाते थे। तो 7 बजे के बाद मैं जाता था रूम पे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, 9 से 10 साढ़े 10 11 तक मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। जैसे मेरे 7 सेमेस्टर मुझे याद है शायद मेरे 4 सब्जेक्ट थे, कुछ तो उसमें कोडिंग वाले थे। तो जो कोडिंग वाले सब्जेक्ट थे मैं वो ऑलरेडी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो वहां पे ज्यादा स्ट्रेस आउट देने की जरूरत हुई नहीं। अभी जब थोड़े थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, तो उसमें पढ़ने में ईज हो गया। मतलब मैं घर आता था जॉब करके, तो मैं थोड़ा थोड़ा नोट्स पढ़ने लग गया, या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स करने लग गया, या जावा टी पॉइंट्स पे सॉल्यूशंस आते थे हमारे सब्जेक्ट्स के, वो पढ़ने लग गया। तो उससे काफी हेल्प हुई, और CGPA ड्रॉप नहीं हुए। अपेरेंटली सेम CGPA बन रहे थे, शायद 8.3 CGPA थे आई गेस, एंड वो वही एक रेगुलरली एक टेस्ट चल रहा था कि इतना ही CGPA था, तो उससे कोई इशू नहीं हुआ। दैट्स ग्रेट। क्योंकि बीटेक में CGPA का बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहता है बच्चों का। तो आपके हिसाब से CGPA कितना मैटर करता है प्लेसमेंट्स में? ये मतलब काफ़ी असर करता है या फिर नहीं करता? बोले तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में तो मैटर करता है। कंपनीज सिलेक्शन, जैसे राउंड 1 राउंड 2 के लिए CGPA बेस्ड सिलेक्शन करती हैं।
सो हाँ, ऑन कैंपस प्लेसमेंट मैटर करता है, मे बी ऑफ कैंपस में भी करता होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी एक देखती है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो पास्ट एक्सपीरियंस में कैसा है। अगर वो बैकग्राउंड उसका पूरा है तो वो फिर हमारे यहाँ पे कोडिंग स्टैक या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हैंडल कैसे करेगा। सो हाँ, students should focus on CGPAs but also should focus on relevant skills that are currently in the market. ओके। तो एक और चीज़ जो कॉलेज स्टूडेंट करते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना, तो आपका क्या विचार है कि कॉलेज टाइम पे ही हमें फ्रीलांसिंग या अदर सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान देना चाहिए या सिर्फ कॉलेज स्टडीज पे फोकस करना चाहिए? ये तो मिक्स थॉट है यार, मतलब ठीक है अगर वो तुम्हारे बैकग्राउंड से अलाइन कर रहा है, जैसे लेट्स सपोज कि मेरी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, हमें टिपिकली कोडिंग पे या वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करना होता है। सो अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग में वेबसाइट डेवलपमेंट का ही काम मिल जाता है या डेटा एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिल जाता है तो एक गुड वे है, तुम फिर अपना रेज्यूम होल्ड कर रहे हो, रेज्यूम एक अच्छा बन रहा है। अगर वो नॉन टेक्निकल की तरफ ज्यादा जा रहा है तो एक थोड़ा ड्रॉबैक भी रहेगा, क्योंकि आगे फिर तुम ज्यादा अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो इंटरव्यू क्रैक करने में दिक्कत होगा। और जबकि कई इंटरव्यूज आजकल इन पर्सन भी होते हैं और कई इंटरव्यूज वर्चुअल भी होते हैं, तो भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स भूल जाओगे तुम अगर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे नॉन टेक्निकल काम में या नॉन रेलिवेंट काम में। बिल्कुल। तो मतलब आपके हिसाब से अगर वो टेक्निकल की तरफ ले जा रहा है आपको तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, मतलब अगर वो तुम्हारी डिग्री को अलाइन कर रहा है तो गुड है, अगर वो डिग्री के साथ अलाइन नहीं कर रहा है, तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं कर रहा है तो वो टाइम खराब है, फिर वो कुछ पैसों से बचना चाहिए, फोकस ऑन फिर लॉन्ग टर्म। ओके, तो अभी आज के जॉब मार्केट में कौन सी स्किल्स ट्रेंड में है और किन चीजों पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को? अच्छा, तो प्रीवियसली मैंने अब तक 3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि 2023 में डेटा इवॉल्व हो रहा था बहुत और डेटा में स्कोप था काफी, फिर धीरे धीरे जनरेटिव एआई फील्ड में आया, ChatGPT जैसे मॉडल्स, LLM जैसे मॉडल्स आए, LLMs आया। सो धीरे धीरे डेटा पे आज भी फोकसिंग है, पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है कैरियर एआई की तरफ। सो बीट सो लेट अस से हम कह सकते हैं कि डेटा के साथ साथ भी अगर तुम्हारे पास जनरेटिव एआई या एजेंटिक एआई की स्किल्स है, यानी कि तुम एक तो तुम एआई के साथ काम कर सकते हो, जैसे ChatGPT, LLMs के साथ काम कर सकते हो। जैसे हम काम कम कैसे कर सकते हैं, या तो तुम्हें ChatGPT का अच्छा यूज करना आता हो, अगर तुम्हें प्रेजेंटेशन बनानी है 10-15 मिनट के अंदर तो गामा एक एप्लीकेशन है, अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट पे कुछ डॉक्यूमेंट रखने अपनी चीजें तो नोशन एक टेम्पलेट है। अगर इसके साथ इवॉल्व हो रहे हो तो तुम इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यही चीज है जो इंडस्ट्री को बहुत रिवॉल्व कर रही है। सो जो कॉमन स्किल्स हैं वो अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी। जैसे डेटा एनालिस्ट का एक पोजीशन है सपोज, उसमें SQL, पाइथन, पावर BI आज भी मांगा जाता है। प्लस में वो लोग मानते हैं कि तुम्हें एआई पे कितना हैंड्स ऑन है, कि तुम परप्लेक्सिटी पे काम कैसे कर पाओगे, अपना काम जल्दी कैसे कर पाओगे। ह्यूमन माइंड को समझने में टाइम लगता है, पर अगर हम वो सी चीज को GPT या परप्लेक्सिटी जैसे मॉडल्स पे समझ के जल्दी इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे तो वो हमारे लिए इजी होगा। और जबकि आजकल LLMs तो कंप्लीट कोड बना सकते हैं, अगर तुम उनको यूज केस समझाओ तो दे कैन इजीली जनरेट कोड, तो इससे हमारा भी टाइम बचता है और एम्प्लॉयर का भी टाइम बचता है। सो ये स्किल्स बहुत इवॉल्व हो रही है और स्टूडेंट्स को इन पे हैंड्स ऑन कर लेना चाहिए। हाँ, साथ में अपनी प्रोडक्टिविटी को एआई के साथ भी इम्प्रूव करते रहना चाहिए। सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी पे ही चलते रहेंगे तो फिर नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात। पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ, पोर्टफोलियोज बनाओ, उसको शोकेस करो, चाहे गिटहब पे डालो, चाहे लिंक्डइन पे डालो, कहीं भी जहाँ पे भी तुम कॉन्फिडेंट हो शोकेस कर सकते हो करो। इससे तुम्हारा बैकग्राउंड भी इम्प्रूव होगा काफी। और ये एम्प्लॉयर देखता है जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, HR राउंड होता है, तो ये चीजें जरूर डिस्कस करता ही है HR कि तुम बाकी कैंडिडेट से अलग कैसे हो। तो यही चीजें हैं जो अलग करती है। ओके, तो अगर हम Tier 2, Tier 3 के कॉलेज को एक क्लियर रोड मैप देना चाहें प्लेसमेंट्स के लिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स, तो क्या होगा? ओके, ठीक है। अभी मैं डेटा फील्ड में हूँ शुरू से। सो डेटा फील्ड में भी अगर आपको एंटर होना है तो डेटा फील्ड से बहुत सारी फील्ड निकलती है, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट,
एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सब डेटा के थ्रू आते हैं, जो कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस बनते हैं। सिंपल है, टेक्निकल स्किल्स में आपको एसक्यूएल पे अच्छा हैंड्स ऑन करना होगा। एसक्यूएल सीखने के बाद हैकररैंक पे कुछ कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। सेकंड वन, पाइथन पे हैंड्स ऑन अच्छा करो। थर्ड वन, एक्सेल पे हैंड्स ऑन अच्छा करो, असाइनमेंट्स बनाओ, जीपीटी से बैठ जीपीटी पे थोड़ा गेम खेलो, उससे पूछो कौन से कोडिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एसक्यूएल में, पाइथन में, एक्सेल में। और स्पेसिफिक अगर डेटा साइंटिस्ट रोड मैप की तरफ जाएंगे तो फिर हमें और एलएलएम्स को सीखना होगा, लेजेंटिक एआई को सीखना होगा, जेनेटिव एआई को सीखना होगा। सो एक सिंपल रोड मैप है, एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल बहुत अच्छे से कर लो, तीनों में बहुत कॉमन है। फिर जहां पर भी आपका इंटरेस्ट फैक्टर बनना है, लेटर से मेरा इंटरेस्ट फैक्टर बना, मेरे को डेटा साइंटिस्ट रोल में जाना है, फिर आपको डेटा साइंटिस्ट वाले टूल्स पढ़ने होंगे, लैंग्राफ, लैंगचेन, एपीआईज के साथ काम करना। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में जा रहे हैं तो वहां पे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होती है, हम स्टेक होल्डर से बात करते हैं, वहां पे प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है हमें, तो हमें उन स्किल्स पे काम करना होगा। यार इधर तो हम पावर पॉइंट में कुछ प्रेजेंटेशन बनाए या एआई टूल्स अच्छे से फिगर आउट कर लें जो बीट फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और अगर अदरवाइज कंपनी फंड करेगी तो अच्छी बात है। और कोर डेटा एनालिटिक्स में जाना है, वहां पर भी थोड़ा थोड़ा एआई का इवॉल्व होना शुरू हो गया है, तो उसके लिए पावर बीआई आपको पढ़ना पड़ेगा, टैबलू पढ़ना पड़ेगा, और सब डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स पढ़ने होंगे, जैसे पाइथन की लाइब्रेरीज आ जाती है, पांडास, नमपाई, सिलिकॉन, मैटप्लोट्लिब। तो आपको इनमें हैंड्स ऑन करना होगा, साथ में करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान देना होगा, पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे अच्छे अच्छे जो एटलीस्ट एवरेज से आगे हों। लेटर से आपको टॉप 1% कैंडिडेट्स में आना है, तो उसके लिए आपको पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। सपोज कोई इंडस्ट्री का यूज केस सॉल्व कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दूं तो अभी डेलोइट के पास बहुत बड़ा डेटा है, जैसे तो हम कैसे डेलोइट को हेल्प कर पाएंगे कि उस डेटा पे तुम एक अच्छा विजुअलाइजेशन कर पाओ, या तुम इस तरह से कोई टूल्स टेक्निक यूज करके अपने डेटा को सेफ भी रख सकते हो और एक बेटर एनालिसिस भी ला सकते हो। जैसे क्लिक एक टूल है जहाँ पे हम बेटर विजुअलाइज कर सकते हैं, तो ऐसे टूल्स को हमें फिगर आउट करके उन पर थोड़ा हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, ताकि कंपनी को भी बोनस मिले, आपको हायर करने का, और आपको भी कॉन्फिडेंस गेन हो कि हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ किसी भी अच्छी कंपनी में जाके। ओके, ये क्लियर रोड मैप है कि कैसे वो एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर की तरफ मूव कर सकते हैं और किस बात को फॉलो कर सकते हैं। अब थोड़ा वर्किंग प्रोफेशनल की बात करते हैं। अगर कोई पर्सन है, जैसे आपने स्टार्टिंग में अमेरिकन एक्सप्रेस पे किया, उसके बाद फिर आपको नहीं जचा, तो आपने सोचा कि नहीं इससे बेहतर करना है, तो अभी हम अपनी एमटेक पे फोकस करते हैं। तो अगर कोई पर्सन है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी उसने कॉलेज से प्लेसमेंट ली है और उसके 4-4.5 लाख का पैकेज है, तो उसको अभी क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए? उसको अपने मतलब उसी जॉब में स्टिक होके काम करना चाहिए, या फिर प्रमोशंस की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए, या फिर स्विच करना भी एक ऑप्शन है कि वो स्विच कर सकते हैं, या फिर अदर करियर ऑप्शंस देख लेने चाहिए? देखो, मेरा तो शुरू से माइंडसेट था कि मेरे को मास्टर्स तो करनी है। तो अगर किसी का माइंडसेट है कि उसको मास्टर्स करनी है, तो उसके लिए तो रिलेवेंट हो गया कि हम सोचें उसके लिए, उसको करना है तो वो अच्छा गेट वगैरह ट्राई करे और अच्छी जगह से मास्टर्स कर ले। अभी जो सिर्फ जॉब कर रहा है 4-5 लाख के पैकेज पे है, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वर्किंग एक्सपोजर लो, मार्केट में टूल्स टेक्निक्स देखो, कौन सी हायरिंग, कौन सी जॉब कंपनीज को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे सपोज बी फुल स्टैक डेवलपमेंट या बीट कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट एक लॉन्ग फॉर्मेट है जो अच्छा पैसे भी ऑफर करता है। तो धीरे धीरे अपने आप को उसमें इवॉल्व कर लो, करंट कंपनी में काम करते रहो और साथ में अपनी स्किल्स पे ध्यान देते रहो। अगर तुम अपस्किल कर रहे हो विद रेलिवेंट टूल्स टेक्नोलॉजीज, तो आई गेस आप नेक्स्ट 2-3 ईयर में इजीली 12-13 LPA के पैकेज पे पहुंच सकते हो, जस्ट विद द करंट कंपनी एक्सपोजर ओनली। धीरे धीरे पढ़ो, हैंड्स ऑन करो, बीट कोडिंग होगी वो, या वो असाइनमेंट्स होंगे, या फिर वो हैकररैंक पे या गिग्स फॉर गिग्स पे कोई कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, एनीवेज या लीड कोड पे कोडिंग क्वेश्चंस होंगे। तो पॉइंट बीइंग, अगर पहला पॉइंट इन समरी, जिसको मास्टर्स करने का मन है और वो शुरू से सोचा हुआ है, तो उसको अच्छी जगह से मास्टर्स करनी चाहिए, थोड़ा गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, 1-2 अटेम्प्ट देके धीरे धीरे
उसकी तरफ फोकस आना चाहिए। दूसरी बात, जो करंट वर्किंग प्रोफेशनल है वो करंट स्किल्स पे ध्यान दे, और जो मार्केट में जो स्किल सेट चल रहा है उस पर प्रिपेयर करे, और फिर अपस्किलिंग का सोच के स्विच करने का सोचे। उससे सैलरी इंक्रीज भी होगी और पर्सनल पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। अभी आपने पॉइंट उठाया हायर एजुकेशन गेट। अगर किसी को मतलब हायर एजुकेशन करने का मन है तो उसको एक सही तरीका है कि गेट के थ्रू वो जा सकता है। तो आपने गेट की प्रिपरेशन कैसे की थी, और गेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? बेसिक क्वेश्चन है। सो बहुत सारे टूल्स हैं अब तो, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो आप मैनुअल वे में सिलेबस डाउनलोड कर लो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसके ऊपर सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दो। जो भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आ रहे हैं, बीट वो यूट्यूब पे देख लो, या बीट कोई तुम पेड कोर्स ले सकते हो तो पेड कोर्स ले लो। आजकल तो बहुत अफोर्डेबिलिटी कोर्सेज आ रहे हैं, तो अगर किसी को प्रॉपर रोड मैप चाहिए कि नहीं यार मैं उस सिलेबस को देख के नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, मुझे एक प्रॉपर ट्यूटर चाहिए, तो बहुत सारे एडटेक ब्रांड्स है जिसके कोर्सेज बिकते हैं, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, और भी बहुत सारे हैं। तो वो जहाँ पे उनका ट्रस्ट फैक्टर बनता है वो वहां से ले सकते हैं। और सपोज किसी को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आगे बढ़ना अच्छा लगता है तो जस्ट सिलेबस डाउनलोड करें, और जीएफजी जैसे जीएफजी वगैरह पे पूरे टॉपिक्स के साथ एग्जांपल्स के साथ कंटेंट अवेलेबल है, तो अगर वो पढ़ के प्रैक्टिस कर सकता है तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके। तो एक और क्वेश्चन इसी से आता है कि आपने आईआईटी क्रैक कर लिया, उसके बाद आपके पास भी एक आईआईटी का टैग, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसको उसने आपको कैसे हेल्प किया? मतलब सच में ऐसा होता है कि आईआईटी का टैग लगने के बाद भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है या बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने लगती है, तो वो आपकी लाइफ में कैसा था? ठीक है। देखो ना, अभी जो मैं नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ और जब मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, सो आईआईटी मेजरली फोकस करती है थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे नहीं, प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करती है। जैसे मेरे हर सब्जेक्ट में एक मेजर प्रोजेक्ट था ही था, कोई भी सब्जेक्ट था उसमें मेजर प्रोजेक्ट पे काम करना ही था हमें, और वो प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड था? ऑब्वियसली हमारे कोडिंग टेक स्टैक से ही। सो धीरे धीरे उन्होंने हमें कोडिंग में वेल वर्स कर दिया। 1-2 साल के कैरियर के अंदर ही, मेरी एमटेक 2 साल की थी, मैं पहले था बिजनेस एनालिस्ट, जहाँ पे 50% कोडिंग होती है, 50% बिजनेस इवैल्यूएशन पे काम होता है। तो जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो मैंने देखा कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में ही कोडिंग है, यानी कि हमें एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वरना प्रोफेसर हमें नंबर ही नहीं देते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे हमें वेल वर्स कर दिया कोडिंग के अंदर ही, इसलिए हमारी कोडिंग इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हो गई। इसलिए हम टेक्निकल रोल्स निकाल पाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, क्योंकि शुरू से हम उस एनवायरनमेंट में ही ढले हैं। सो आईआईटीज थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करती है, इसलिए एक थोड़ा सा हमें गेन होता है एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर में, और लोगों को लगता है कि हाँ बंदा आईआईटी का आएगा तो कुछ उसने अच्छा ही किया होगा। सो प्रोफेशनल लाइफ में हाँ हेल्प करता है, पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है, मोटिवेशन डबल हो जाता है और पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ आईआईटी का टैग ही नहीं, आईआईटी की स्टडी में भी काफ़ी अंतर है जो हमारे दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलता है हमें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, हर कॉलेज अपने अलग अलग वे में ऑपरेट करता है, पर आईआईटीज का मेन बैकएंड में यही है, उनको दिखता है कि प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करो कंप्लीटली, बीट वो सब्जेक्ट थ्योरी है या बीट वो कोई कोडिंग सब्जेक्ट है, तो भी इस यही है। ठीक है। तो कोडिंग क्वेश्चंस की आपने कई बार जिक्र किया, कोडिंग क्वेश्चंस का, तो अगर कोई पर्सन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है या सेकेंड ईयर में भी है, और उन लोगों का क्या होता है कि उनको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द कॉन्सेप्ट की नहीं, मतलब एक फिक्स नंबर है कि मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, इतने क्वेश्चन कर लिए, तो वो नंबर काउंट कितना हेल्प करता है आगे चल के इंटरव्यू में? ये नंबर काउंट हेल्प नहीं करेगा। जैसे अगर तुम एक ही पैटर्न पे एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहे हो तो वो इतना हेल्प नहीं करेगा। सपोज लेट अस से हमने 10 पैटर्न क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दिए, उन 10 पैटर्न्स पे 3-4 क्वेश्चन कर लो, उससे आपके क्वेश्चन भी ज्यादा बन गए और आपका हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिकलिटी बन गई और साथ में हैंड्स ऑन हो गया। तो आई वुड सजेस्ट कि सीरीज पे काम करो, अलग अलग क्वेश्चन की सीरीज पे काम करो, बार बार एक ही पैटर्न पे काम मत करो। बिल्कुल। तो आप मेंटरशिप भी देते हो अब लिंक्डइन के थ्रू, और कंटेंट क्रिएशन भी करते हो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अराउंड। तो आपने बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के रिज्यूमे ऑब्जर्व किए हैं, तो वहाँ पे आजकल के रिज्यूमे में क्या
गलतियां हैं जो कॉमन मिल रही हैं, काफी स्टूडेंट्स सेम गलतियां करते जा रहे हैं? यार सबसे बड़ा जो फ्लो मुझे दिखा ना, एक तो रेज्यूम फॉर्मेटिंग। मैंने जितने रेज्यूम्स देखे हैं, कोई रेज्यूम कैसा फॉर्मेट होता है, कोई कैसा फॉर्मेट होता है, वो सही से फॉर्मेटेड नहीं है। तो हमें कभी कभी जब मैं रेज्यूम देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके बाद टेक्निकल स्किल्स क्या है और इसने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है। सबसे बड़ी बात अगेन प्रोजेक्ट। तो पहले तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए रेज्यूम की। लेटेस्ट से पहले ऊपर हमारा नाम वाम आ गया, फिर हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव आ गया, या क्या, जैसे मैं डेटा एनालिस्ट हूँ या मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ तो उसकी हेडिंग है, फिर मेरा कॉलेज और जो भी मैंने डिग्री ली है, फिर मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसकी जगह पर्सनल प्रोजेक्ट्स डालो, अच्छे प्रोजेक्ट्स डालो। फिर देखो, मैंने बहुत कंपनीज के जेडी देखे हैं, सर्टिफिकेशंस डू मैटर। सर्टिफिकेशंस को भी डालना चाहिए अच्छी अच्छी जगह के, बीट वो कोर्सेरा है या बीट तुमने कोई पेड कोर्स लिया है। एक तो रेज्यूम की प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। सेकेंडली उसमें पहले अपने डिटेल्स दो, पर्सनल डिटेल्स दो, फिर उसमें पर्सनल अपनी समरी दो, फिर अपने कॉलेज के बारे में बताओ। अगर करंट वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डालो, और फिर सर्टिफिकेशंस भी डालने चाहिए। मैंने बहुत कंपनीज के जेडी देखे हैं जहाँ पे वो स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस मांगते हैं कि तुमने कोई सर्टिफिकेट किया है तो दो। जैसे मैंने स्क्रम की तरफ से स्क्रम सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर किया, तो मैंने वो भी मेरे रेज्यूमे में डाला हुआ है, ताकि मैं उसको एटलीस्ट वैलिडेट कर पाऊँ कि हाँ मैंने वो भी एक कोर्स लिया था, ताकि मेरी नॉलेज गेन हो। और देन तुम्हारी कोई अचीवमेंट्स है तो वो भी तुम डाल सकते हो। जैसे डिपार्टमेंटल रैंक है तुम्हारे पास कोई कॉलेज की, तुम टॉप 1 में थे, टॉप 2 में थे, टॉप 3 में थे, टॉप 5 में थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो और सबसे बड़ा फ्लो मुझे क्या दिखा, जेनरिक प्रोजेक्ट्स दिखते हैं सबके रेज्यूमे में। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जब रेज्यूमे देखे, मतलब लिंक्डइन पे तो लोग भेज देते हैं ना कि आप एक बार रिव्यू कर दो प्लीज, तो सेम दिख रहा था कि नेटफ्लिक्स क्लोन एक्स बंदे के पास भी है, नेटफ्लिक्स क्लोन जेड बंदे ने भी डाला हुआ है। सो वो सब मिक्सअप हो रहा है। सो ट्राई टू मेक अ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और फिर उसको होस्ट करके रेज्यूम में लिंक डाल दो, ताकि बंदा जो भी रेज्यूम देख रहा है वो एटलीस्ट गो थ्रू हो जाए कि आपने क्या क्या डेवलप किया है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा फ्लो है। आई गेस अगर वो एक टिपिकल कॉमन प्रोजेक्ट्स ना बना के कुछ यूनिक प्रोजेक्ट डालेंगे तो आई गेस चांसेस बढ़ जाएंगे शॉर्टलिस्टिंग के। ये जो है आपने बोला कि नेटफ्लिक्स क्लोन डाल देते हैं या फिर कॉमन प्रोजेक्ट्स, तो मैं जब अपना बीसीए कर रही थी तो यहाँ लिंक्डइन पे कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो फेक, दैट इज़ कोई मतलब नहीं होता उन इंटर्नशिप का, बट वो 3 मंथ्स 2 मंथ्स का बोलती हैं, और फिर उसमें क्या करती हैं कि आपसे कुछ टास्क दे देती हैं, उस टास्क को करके आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करना होता है। उसमें ऐसे जो आप प्रोजेक्ट बोल रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स का, फिर वो क्या करती है लास्ट में आपसे 45 79 ऐसा चार्ज लेती है, उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देती हैं। बच्चे बहुत उस टाइम पे, क्योंकि उनको इंटर्नशिप की ज़रूरत होती है और इंटर्नशिप रियल वर्ल्ड वाली वो सर्च नहीं कर पाते, उनको ये ईजी भी लगता है, तो वो इसको फॉलो कर लेते हैं और फिर उसी को अपने रिज्यूमे में ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है मेरे कॉलेज टाइम पे, क्योंकि मैं तो कर रही थी जो जाके इंटर्नशिप, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने ऐसा इंटर्नशिप का अपना सर्टिफिकेट लगाया था, उसके बाद कॉलेज वालों ने ही मना कर दिया था कि ये भाई ये एक सेक्टोरियल ही नहीं है। हाँ वही, वो फिर प्रोजेक्ट हुआ नहीं ना, वो तो एक जेनरिक प्रोजेक्ट है, वो तुम घर बैठ के बना सकते हो। और आजकल तो फेक भी बन जाते हैं ना, चैट जीपीटी बना के दे देगा सर्टिफिकेट। तो वही मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी बच के रहना है। और आप भावेश को फॉलो करेंगे अगर, तो भावेश की प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा, वो रिज्यूमे से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं या आपकी प्लेसमेंट से रिलेटेड डालते रहते हैं, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको सही गाइडेंस मिल सकेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इनकी प्रोफाइल की, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, तो आपने फॉर्मेट बता दिया कि रिज्यूमे हम कैसे बना सकते हैं। एक और छोटी चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, अभी करंट मार्केट भी हायरिंग से ऊपर नीचे चल रहा है, और अभी दिसंबर है, वैसे भी दिसंबर एंड हो गया है, जनवरी है, कुछ नई हायरिंग धीरे धीरे अपलोड होंगी। सो मेरी पर्सनल गाइडेंस जॉब सीकर से ये है, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ, अभी हायरिंग्स बहुत ऊपर नीचे रहने वाली है इस जनवरी फेब में। सो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट सबसे यही है,
अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, एक अच्छी सी नौकरी प्रोफाइल बनाओ, बहुत अच्छे से चैट जीपीटी से लिखवाओ कि आप कैसे टॉप 1% जॉब सीकर से अलग हो, कैसे आप टॉप 1% में आ रहे हो, क्या 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 आपने अपने एकेडमिक्स में अचीव किया है, और क्या क्या आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जो अपेरेंटली लाइव भी होंगे, आप गिटहब पे उसको शायद लाइव कर सकते हो, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, और और ये नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे रेपलिट हुआ, कर्सर एआई हुआ, इसमें हैंड वेल वर्स कर लो अपने आप को। यहाँ पे आपको कमांड देनी होती है और वो खुद से कोड जनरेट करता है, बीट आप धीरे धीरे कोड की अंडरस्टैंडिंग भी कर लो, और उसमें कोई फ्लो है तो वो भी तुम उसको बता सकते हो। सो धीरे धीरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो और अच्छी नौकरी प्रोफाइल बना लो। मैंने मेरे प्रीवियस एक मंथ में नोटिस किया कि नौकरी पे काफी एचआर्स, नौकरी.com एप्लीकेशन जो है उस पर काफी एचआर्स एक्टिव है, और अपेरेंटली बहुत सारी प्रोफाइल व्यू हो रही है मेरी। तो और मैं क्या करता हूँ, डेली नौकरी को एक ना एक बार दिन में अपडेट करता ही हूँ, बीट मॉर्निंग बीट इवनिंग, ताकि वो डेटाबेस में अपडेटेड रहे कि हाँ बंदा रेगुलरली अपडेट कर रहा है। तो आपकी भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपनी नौकरी प्रोफाइल बहुत अच्छी बना लो, लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी बना लो, धीरे धीरे लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करो, नौकरी पे जॉब अप्लाई करो, अपने हिसाब से अपने सेक्शंस बनाओ और अपनी समरी में डालो कैसे आप टॉप 1% जॉब सीकर्स में आते हो और कंपनी आपको क्यों हायर करें। देखना ये इट डेफिनेटली लीड्स टू सम कन्वर्जेंस। पहला, नौकरी पे प्रोफाइल अच्छी बनाओ, जिसमें अपने उसमें इंट्रोडक्शन ऐसे डालना कि आप कैसे टॉप 1% में आते हो और क्यों कंपनी आपको क्यों हायर करें, पहला। दूसरा, पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ अच्छे अच्छे, और तुमने अगर कोई इंडस्ट्री प्रॉब्लम सोल्व करके कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वो अच्छी बात है, और वहां पे लिंक भी डाल दो अगर वो लाइव हो गया है प्रोजेक्ट तो। और पर्सनल प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे हैं तो उनको शोकेस करना बुरा नहीं है। अगर वो डैशबोर्ड्स हैं तो डैशबोर्ड्स डालो, लिंक्डइन एल्गोरिदम सपोर्ट करती है। अगर वो नॉर्मल प्रोजेक्ट है तो उनकी इमेज भी डाल सकते हो, और वीडियोस भी जो भी आपको एप्लीकेबल लगते है वो डालो, शोकेस करो प्रोजेक्ट को, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ और नौकरी प्रोफाइल को अपडेट करते रहो। मैंने देखा नौकरी प्रोफाइल पे पेटीएम्स के एचआर्स भी बहुत एक्टिव हैं, पेटीएम के भी देखे हैं मैंने, और अच्छे अच्छे स्टार्टअप ब्लिंकिट के भी एचआर्स देखे हैं, और मैंने कौन सा लूमियो के एचआर्स भी देखे हैं जो एक अच्छा पैकेज भी ऑफर करते हैं। प्रोफाइल एक्टिवेट रखो, डेली अपडेट करते रहो उसमें कुछ ना कुछ, देखना कॉलबैक जरूर आएंगे आपको। ओके, बिल्कुल। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाली थी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हमें एक्टिव रहना चाहिए वाइल जब हम अपनी जॉब को सर्च कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम नौकरी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमें अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पे अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, रुको मैं इसका एक आंसर देता हूँ। मैंने कुछ सेव करके रखे थे प्लेटफॉर्म्स। चलो नहीं मिल रहा। हाँ, तो सबसे पहले नौकरी, अपने आप को अपडेट रखो। shine.com भी कर लो, वहाँ पे काफी एचआर्स लोग जो पोस्टिंग करते हैं, एटलीस्ट आप एचआर के डेटाबेस में ऐड हो जाओगे shine.com से। तो शाइन कर लो, नौकरी कर लो, लिंक्डइन तो है ही है, और साथ में लिंक्डइन पे एचआर्स को कनेक्ट करो, बड़ी बड़ी कंपनीज के रेफरल की, होपफुली वेट करो, 10 में से 2 भी रिप्लाई करेंगे तो भी आपके लिए कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है। सो मैंने यही यूज किए हैं, आई गेस अगर लोग ये भी करेंगे तो भी काफी है। ओके, तो अगर कोई ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहा है तो उनको ये प्लेटफॉर्म्स जरूर ट्राई करने चाहिए। अगर नहीं, मतलब देखो ना, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स अच्छा है, मिल रही है। ऑफ कैंपस अगर वहां से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आपको ट्राई आउट करना ही चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हर जॉब सीकर जो भी है या वो वर्किंग प्रोफेशनल भी है तो वो अपना पहले ही हंट करता रहे, किसी और अपॉर्चुनिटी का वेट आगे से ना ही करे। अभी आगे से ऑफर वगैरह बहुत मुश्किल से ही आते हैं। एक टाइम था आगे से लिंक्डइन पे मैसेज आते थे मेरे पास भी एचआर्स के, अब नहीं आते। अभी इतना बड़ा कैंडिडेट्स का पूल है, उनके पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल, तो हमें खुद के लिए पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए इन केस हमारी जॉब नहीं लगती है ऑन कैंपस में। अगर आप ऑन कैंपस कर भी रहे हो तब भी हमें ऑफ कैंपस का भी एक पोर्टफोलियो अच्छा बना के रखना चाहिए, अच्छी प्रोफाइल बना के रखनी चाहिए। तो यस, ये प्लस पॉइंट है। तो लिंक्डइन की हमने बात की तो थोड़ा लिंक्डइन पे ही आते हैं। अगर कोई जॉब सीकर है
क्योंकि मैं जो अपने चैनल पे पर्सनल ब्रांडिंग की बात करती हूँ लिंक्डइन पे, तो अगर कोई पर्सन है जो स्टूडेंट है, वो जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन पे आ रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो लिंक्डइन पे उसे मेंटेन करके रखनी चाहिए, पोस्ट डालते रहना चाहिए, या फिर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, किसको कनेक्ट करना चाहिए, तो आपका क्या सुझाव है? ठीक है, अपनी लर्निंग शेयर करो, कैसे आप उस लर्निंग को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो शेयर करो। पर्सनल प्रोजेक्ट तो शेयर करने ही करने हैं। साथ में एचआर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, अच्छी अच्छी कंपनीज अपनी कुछ भी कोई भी कंपनी आपके आईबीएम जैसे दिमाग में है, आईबीएम के एचआर को रिक्वेस्ट कनेक्ट करो और एक एक्सेल शीट अपडेट कर लो कि मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी है। फ्रीक्वेंटली शीट पे विजिट करते रहो, अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उनसे रेफरल की डिमांड करो। और कवर इमेज प्रोफेशनल लगाओ, किसी से गलत बिहेव मत करो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे क्या कहीं भी, और प्रोफेशनलिज्म प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनलिज्म से ही मेंटेन करो। और अपना स्टडी शोकेस पूरी करो, अच्छे से करो, बताओ कहाँ से आप पढ़े हो, क्या किया है, और उसमें कुछ 4-5 पॉइंटर बता के रख दो। और अपना करंट वर्किंग एक्सपीरियंस जो भी आपका वो भी डाल दो, चाहे वो छोटी छोटी इंटर्न है, चाहे वो बड़ी कंपनी है, कुछ भी है वो भी अपडेट करो। और पोस्ट डालते रहो, एक्टिव रहो थोड़ा। और अपनी बायो एक्टिव कर दो, ओपन टू वर्क स्टेटस डाल दो। और एक लिंक्डइन बैनर इमेज अच्छी बना लो अपनी, ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल विजिट करे तो उसको समझ में आ जाए कि आप ये बंदे हो। ओके, तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स की बात। आपने जब लिंक्डइन स्टार्ट किया तो आपका क्या मोटो था लिंक्डइन पे आने का? क्या आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते थे, या फिर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए स्टार्ट किए थे? तो लिंक्डइन पे आने का आपका क्या मोटो था? अभी बीटेक टाइम में तो लिंक्डइन सिर्फ जॉब्स के लिए ही किया था, जॉब के लिए ही स्पेसिफिक लिंक्डइन बनाया था अपना। मैंने अपनी जर्नी शुरू करी है एमटेक में कंटेंट क्रिएशन की। मेरे को टॉप 1% से अगला घटना था कि वो रेगुलर नहीं रह सकता था, तो मैंने धीरे धीरे ट्राई आउट किया। इनिशियली एम क्या था, फ्रेशर्स की या जॉब सीकर्स को कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को जो करंट एक्सपीरियंस है मैं उस पर लोगों को ट्रेन करूँ, समझाऊं, सिखाऊं। तो इनिशियली मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में डालना शुरू किया, अपवर्क प्लेटफॉर्म्स, फिग्मा, जो भी बहुत सारे जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स है जो उस टाइम ऑथेंटिक थे, या जो आज भी मैं वो भी डालता रहता हूँ। और सेकेंडली पर्सनल ब्रांडिंग का तो थोड़ा बाद में आया कि कैसे मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ उनके गोल्स अचीव करने में। यहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करी। मैंने अपने अपने अलग इंटरव्यूज एक्सपीरियंस शेयर किए, जोमेटो में, ब्लिंकिट में, फिजिक्स वाला के, और अमेरिकन एक्सप्रेस के। सो इनिशियली एक ही एम था, जॉब सीकर किसी भी वे में मैं हेल्प कर पाऊँ तो करूंगा। और इनिशियली मैंने टॉकमेट एक प्लेटफॉर्म जो मैंने मेंशन किया उसमें अपनी सर्विसेज लिस्ट की थी, अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए थे, ताकि किसी को भी मार्केट में वो जो 1000 रुपीज ना देने पड़े, कोई आए मेरे पास टाइम है तो मैं उसको अच्छे से अटेंड कर पाऊँ। इनिशियली गोल ये था, एक गोल आज भी है, पर उसको मैंने धीरे धीरे वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में इवॉल्व कर लिया है। मुझे कंटेंट क्रिएशन अच्छा लगता है तो मैं अलग अलग ब्रांड्स के बारे में भी लिखता हूँ कभी कभी, और कभी कभी अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी लिखता हूँ, कभी कभी आईआईटी जोधपुर के बारे में भी लिखता हूँ, और कभी कभी जो मेरा टेक एक्सपीरियंस है जब मैं वो भी शेयर करता हूँ। जैसे मैं एक्टिव बेसिस पे पीडीएफ शेयर करता हूँ टेक की, तो मैं खुद ही बताता हूँ जो मेरा पर्सनल प्रीवियस कंपनी एक्सपीरियंस है, और मैं आज भी इंटरव्यूज दे रहा हूँ, वो भी जो भी चीज ऐड होती है मैं उस पीडीएफ में ऐड करता रहता हूँ। वो पीडीएफ स्पेसिफिकली उनके लिए अपलोड करता हूँ। तो ओके, ये मेरी जर्नी तो होती है। हाँ, ठीक है। आपने बताया कि आपने पर्सनल ब्रांडिंग अभी स्टार्ट किया है, और मतलब पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्योंकि स्टूडेंट की तरीके से भी आपने बोला कि अपने काम को पोस्ट करते रहो, अपने स्किल्स को पोस्ट करते रहो, एक्टिव रहो, तो पर्सनल ब्रांडिंग और उस टाइप की पोस्टिंग, एक्टिव रहना, इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस आता है? कि अभी पर्सनल ब्रांड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, और हम ऐसे पोस्ट कर रहे हैं तो वो पर्सनल ब्रांड क्या नहीं है? तो इसमें क्या डिफरेंस आपको लगता है? देखो, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब अच्छा लगता है, मुझे कंटेंट ड्राफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को अलग अलग थॉटफुल चीजों पे या फिर करंट न्यूज में जो चल रहा है उन पे लिखना अच्छा लगता है। सो ये पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये होगा कि मुझे जो अच्छा लगता है
मैं वो वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। अगर किसी का एम ही जॉब सर्च की तरफ है तो वो पर्सनल ब्रांडिंग में वो चीज ऐड करेगा जो उसको जॉब लेने में हेल्प करेगी। अभी मैं क्या लिखता हूँ जो मुझे पसंद आता है और जो काइंड रिलेट हो जाता है ऑडियंस को भी, जैसे वो IIT जोधपुर की जर्नी हुई या फिर वो करंट जॉब का ट्रेंड हुआ या वो करंट इंटरव्यूज हिट हुई, तो इसको हमने एक तरह से नाम दे दिया पर्सनल ब्रांडिंग का। बस वो पर्सनल ब्रांडिंग ना होके बस वो मेरे थॉट्स हैं जो मैं उस पर डालता हूँ। ओके। आप कुछ भी अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करे वो पर्सनल ब्रांडिंग ही हुआ ना। हाँ, नहीं वही मेरा क्वेश्चन आया क्योंकि आपने आपने बोला कि स्टार्टिंग में हम लोग मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए था, तो क्योंकि स्टूडेंट भी एक तरीके से जॉब पोस्ट करें, उनको एक्टिव रहना है, तो क्या कुछ नई चीज़ें ऐड हुई जब आपने सोचा कि नहीं अब मैं पर्टिकुलरली अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करूँगा? तो वही मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इनिशियली जब मैं ये वेबिनार्स वगैरह अटेंड कर रहा था तो मैंने ना एक दो पोस्ट मेरे दिमाग में एक ही ऐसा कंटेंट डाल के देखते हैं वर्कआउट करते हैं नहीं करता। तो मैंने मेरे को पहली पोस्ट मेरी याद है, मैंने 28,000 फॉलोअर्स पे डाली थी और मैंने ना उसमें डेटा एनालिस्ट के फ्री टूल्स डाले थे कि कैसे हम मार्केट में लाखों रुपए स्पेंड ना करके यूट्यूब से ही फ्री में पढ़ सकते हैं। सो मैंने पाइथन के बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स डाले वहां पे, SQL के डाले और वो पोस्ट एक दिन में 30,000 लोगों ने देख ली। तो यार मुझे अच्छा लगा कि अगर वो इससे कुछ पैसा बचा सकते हैं सो एक बहुत अच्छा ही टास्क है कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर मैंने डे 1 डे 2 डे 3 में डेली बेसिस पे कंटेंट डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने पसंद किया। ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गए, हम 2 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट कंटेंट ड्राफ्ट करते हुए। ये अचीवमेंट आई है यहाँ तक, लोग धीरे धीरे पसंद करने लगे क्योंकि वो ऑर्गेनिक था और वो जनरली लोगों को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए लोगों ने देखा और फॉलो करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। मैं भी जब अपने कॉलेज टाइम पे थी, मैंने पोस्ट तो मैं स्टार्ट की थी, लेकिन वो मोटिवेशनल टाइप का कोट वगैरह बना के वो पोस्ट करने की तरफ ज़्यादा दिमाग था। बट वहाँ से क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी ऐसे कंटेंट कंज्यूम करती थी जो SQL के नोट्स डाल रहे हैं या फिर कुछ इंटरव्यू टिप्स डाल रहे हैं, तो उस तरीके से भी लोगों को एक वैल्यू मिलती है, तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ स्टूडेंट को हेल्प भी काफ़ी करती है। तो अब थोड़ा AI की तरफ चलते हैं। तो अभी जॉब मार्केट में डेटा, क्योंकि आप डेटा साइंटिस्ट की फील्ड से बिलोंग करते हो, तो जॉब मार्केट में AI का क्या सीन चल रहा है? हाँ, जैसे कि AI का जॉब्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कंपनीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ले ऑफ्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? यार मेरे को तो इतना ही समझ आया कि अगर तुम AI पे काम करना सीख जाते हो तो तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, इनफैक्ट एक मिथ बन गया है, मैंने अभी तक जितना एनालाइज किया है, एक मिथ भी बन गया है कि AI आ गया है तो अब हमारी जॉब आने वाली नहीं। तो बच्चे अब क्या कर रहे हैं कि उनका पढ़ने में ही फोकस नहीं है, उनका आधा फोकस तो ये है कि क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले उसके बारे में सर्च कर देते हैं। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, आप AI टूल्स को अच्छे से यूज करना सीख जाओ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ध्यान दो, प्रॉम्प्टिंग अच्छे से करो ताकि तुम उससे डाइवर्सिफाइड आउटपुट निकलवा सको, अच्छे आउटपुट निकलवा सको, इससे तुम इररिप्लेसेबल हो जाओगे काम में। एटलीस्ट 100 अगले 100 साल के लिए तो ये देखो, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में आ गया है। अभी हम हर चीज ChatGPT से पूछते हैं। मैं कंटेंट आइडियाज भी कभी भी ChatGPT से लेता हूँ जब मेरा ब्रेन खत्म हो जाता है कि यार अभी मेरे को ना टॉपिक नहीं समझ रहा है क्या डालूं, फिर मैं GPT पे जाता हूँ, थोड़ा ब्रेन एनालिसिस करता हूँ कि क्या और कंटेंट डल सकता है या क्या वो चल भी सकता है नहीं चल सकता। सो हमें अपनी डेली लाइफ में AI को यूज करना ही होगा और धीरे धीरे प्रॉम्प्टिंग अच्छे से कर लो। प्लस अपने फंडामेंटल्स को कभी मत बोलना, इंटरव्यूअर्स आज भी फंडामेंटल्स पे ही फोकस करते हैं। मेरा रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था फिजिक्स वाला में, जहाँ पर उन्होंने लाइव असाइनमेंट सोल्व करवाया था। क्वेश्चंस हाई फाई नहीं थे, सिर्फ बेसिक्स के ऊपर ही थे। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, सिंपल है। कंपनीज आज के टाइम में भी बेसिक इंटरव्यू करिए क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि लोग अब AI की तरफ चले गए, बेसिक्स जाएंगे भूल, तब सब GPT से कर लेंगे, इसलिए पढ़ाई जरूरी है, साथ में AI टूल्स का यूज आना भी जरूरी है। तो करंट स्किल सेट मत छोड़ो,
बेसिक्स पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करते रहो और साथ में एआई को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना है वो भी सीख लो। तो अभी मैं आपके लिए इसमें मैंने 3 क्वेश्चन मारे थे और वो तीनों को क्वेश्चन का आंसर आपने एक क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है। क्या एआई रिप्लेस करेगा? तो आपने पहले ही बोला कि एआई रिप्लेस नहीं करेगा अगर आप एआई को इंजेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ है। हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि अगर कोई इंसान, मतलब कि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो अपने प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहा है, ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, तो वहाँ पे कौन कौन से राउंड्स होते हैं, क्योंकि एज अ डेटा साइंटिस्ट में कौन कौन से राउंड होते हैं जो कॉमन होते हैं, हर एक जॉब में होते ही हैं वो कुछ राउंड्स? एसक्यूएल असाइनमेंट और श्योर एक एसक्यूएल पे क्वेश्चन आएगा, एक या दो तो मिनिमम बेर मिनिमम है, दूसरा पाइथन पे। और अभी जब डेटा साइंटिस्ट की बात करते हैं तो वो लोग बेसिकली पूछते हैं कि आप कैसे एलएलएम्स की एपीआई की यूज करके अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, या कैसे एआई की नॉलेज ले सकते हो और अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। और हाँ, यही है बस। पाइथन एसक्यूएल तो हमेशा रहेगा क्योंकि यही फंडामेंटल है। और अब सेकंड राउंड यार कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कोई कंपनी मैनेज डायरेक्ट उसके बाद मैनेजरियल राउंड पे जाती है क्योंकि वो फिर पूछते हैं करंट कंपनी के बारे में, या करंट तुम्हारा वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, या करंट तुम्हारे पर्सनल प्रोजेक्ट क्या है। मेरा 3 दिन पहले भी किसी कंपनी में हुआ था इंटरव्यू डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो वो मेरे डायरेक्ट रेज्यूम पे आ गए और उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमने आईआईटी में जो प्रोजेक्ट बनाया मुझे उसके बारे में समझाओ, तुमने किस एजेंट पे काम किया, कितने एजेंट्स बनाए उस प्रोजेक्ट के अंदर और क्या क्या तुमने यूज किया। तो लोग वहाँ डायरेक्टली प्रोजेक्ट सेक्शन पे जंप करते ही करते हैं। तो सेकंड राउंड डिपेंड करता है कि वो क्या होगा कंपनी के ऊपर, पर फर्स्ट राउंड हमेशा टेक्निकल होगा। एसक्यूएल पे केस स्टडीज आएंगी, पाइथन पे केस स्टडीज भी आ सकती है। ये सेम तो डेटा के लिए प्रॉपर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिटिक्स। दैट मीन्स कि डेटा साइंटिस्ट में कोई एप्टीट्यूड नहीं राउंड होता है यहाँ पे। बिकॉज मैं जब अपना, मतलब ये क्वेश्चन मेरे माइंड से इसीलिए आया बिकॉज जब मैं अपनी प्लेसमेंट्स के लिए बैठती थी तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट राउंड होता था एप्टीट्यूड, आधे बच्चों को वहीं से बाहर कर दिया जाता था। तो डेटा में ऑन कैंपस तो देखो वेरी करता ही करता है, ऑन कैंपस में हो सकता है जरूर हो। हमारे टाइम पे डेटा में इतनी ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज नहीं आई थी, इसलिए हमने ऑफ कैंपस हंट किया था। अगर आप सॉफ्टवेयर डोमेन से हो तो आपको एप्टीट्यूड अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ऑन कैंपस में कोई ऑप्शन ही नहीं है। डेटा में वेरी करेगा कंपनी पे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने कभी आज तक एक कंपनी में एप्टीट्यूड दिया था, अब मैंने 12 कंपनीज में इंटरव्यू दिया आज तक, तो 11 कंपनीज में नहीं दिया। तो 90% तो नहीं पूछेंगे, पर फेयर मतलब फेयरली थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छा ही है। बिल्कुल। और एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज होती है जो आप कहीं भी बैठोगे, किसी भी एग्जाम में बैठोगे, वहां पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो होता ही है। या वो गेट हुआ, या वो यूजीसी नेट हुआ, या वो अब तो आईआईटी जेईई में भी एप्टीट्यूड आता है, तो हर जगह एप्टीट्यूड है, करना ही पड़ेगा। अच्छा है। हाँ बिल्कुल। तो अभी थोड़ा आपके पर्सनल पे पूछते हैं कि आपने बचपन में जो भावेश थे, उन्होंने कोई सपना देखा होगा, बच्चों का होता है कि ड्रीम है कि मेरे को ये बनना है, तो क्या आप आज उसी जगह पे हो जो आपने बचपन में प्रिडिक्ट किया था, या फिर उससे काफी डिफरेंट जगह पे हो? यार ऐसा कुछ था नहीं बचपन में। मेरे को था कि पापा की तरह पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी हायर स्टडीज करेंगे और फिर एक अच्छी जॉब लेंगे और साथ में कुछ अपना काम करेंगे, ये था। अभी अपने काम में मैंने एक प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, टॉपमेट। मैंने मेरे वहाँ प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च कर दिए, मेरी तरह से मेरा काम भी हो गया, साथ में मैं जॉब भी कर रहा हूँ, बीट स्टडीज बीट जॉब। तो कभी था नहीं ऐसे कोई गोल की स्पेसिफिक वही करना है, पर कुछ तो है जो आज भी है और कुछ 1% लोगों से अलग करना है, वो अभी भी उसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ तो करना ही है। ओके। तो अभी आप करेंटली जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर आपने जॉब छोड़ के सिर्फ लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग पे पूरा फोकस कर दिया? वर्किंग हूँ, डिलाइट लर्निंग एक स्टार्टअप है वहाँ पे, और साथ में पर्सनल लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। ओके। मैंने देखा कि आपने अपनी प्रोफाइल पे फाउंडर भी लिखा हुआ है, स्टील्थ करके कोई एजेंसी। यही है, कुछ बिजनेस आइडिया दिमाग में आया था, अभी वो जस्ट एक प्रोटोटाइप है, मैंने अभी उस पर वर्क करना शुरू नहीं किया है।
मैं एक और दोस्त का वेट कर रहा हूँ, मैंने उसको आइडिया बताया है। लेट अस होप कि मैं वो होपफुली जनवरी या फरवरी में शुरू कर पाऊंगा। सो आर्किटेक्चर प्रोटोटाइप दिमाग में घूम रहा है, अभी शुरुआत नहीं करी है, शुरुआत करनी है। ओके। तो अभी आप पर्सनल ब्रांडिंग पे भी फोकस कर रहे हो, उसके साथ जॉब भी कर रहे हो। तो ये सच में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, मैंने इससे पहले मैं जॉब करी थी और कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यू कर रही थी, प्लस लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत किया हुआ है मैंने। तो क्लाइंट्स के लिए काम करती हूँ। तो मैं अंकुर वारिकू सर के साथ गई थी क्योंकि यही मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर रहा था। तो वहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, तीनों चीज़ें लेके चल रहे हैं, आप इधर भी पोस्ट कर रहे हैं, उधर भी पोस्ट कर रहे हैं, इसके साथ आप जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं डेली का। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होता है हैंडल, मैनेज करना सबके अंदर नहीं होता है कि 3-4 चीज़ें। एंड गॉड से मेरा भी जॉब मैंने स्विच कर दी उसके बाद, तो मैं पूरे तरीके से अब कंटेंट क्रिएशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग पे ही मेरा फोकस है। तो आप कैसे बैलेंस कर लेते हो, आपका जॉब भी चल रहा है एंड उसके साथ आप पर्सनल ब्रांडिंग भी करते हो, मतलब कंटेंट क्रिएशन, तो ये कैसे बैलेंस करते हैं आप? बिकॉज मैं आपकी पोस्ट देखती हूँ, वो मैक्सिमम होता है कि आप एक्टिव रहते हो लिंक्डइन पे। यार वो एक मोटिवेशन है कि कुछ करना है। देखो ना, मैंने आपको बताया कि मेरे को शुरू से रहा है कि मुझे कुछ तो अलग करना है बाकी लोगों से। तो शायद यही स्पिरिट है, मैं लिंक्डइन पे हाईली एक्टिव हूँ। मतलब मैं कैसे भी करके टाइम मैनेज करके 1 या 2 पोस्ट कर ही देता हूँ, जितना भी मेरे से लाइक डिपेंड निप जाता है उतना कर लेता हूँ। तो शायद ओके। यही है एक चीज। और यार अगर मतलब सबके लिए बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई काम बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, हो सकता है वो 1 बार में ना हो पाए, 2 बार में ना हो पाए, 3 बार में ना हो पाए, पर वो 10th बार फेल नहीं होगा यार, वो बन जाएगा। मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था जब मेरे 100 फॉलोअर्स थे। तो मैंने सिंपल लोगों के लिए, जब मैं जॉब पे था तो मेरे को लगा कि मुझे जॉब सीकर्स की हेल्प करनी चाहिए। मैंने फ्रेशर्स हायरिंग डालनी शुरू करी थी। धीरे धीरे 1000 लोगों ने देखा, 2000 लोगों ने देखा, ग्राफ अचानक 0 पे आ गया। मैं अचानक मेरे व्यूज अचानक 100 व्यूज हो गए पर पोस्ट। मैं रुका नहीं यार, मैंने वो 10th डे पे भी काम किया जब मैं 0 आया था कि यार मेरे को अब व्यूज तो आ नहीं रहे, मैं क्या करूंगा डाल के। पर धीरे धीरे वे मिलता गया। मेरे को कई फेलो दोस्त मिल गए, उन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया। और धीरे धीरे फिर वो बोलते हैं ना, डे 0 से डे 100 बहुत बहुत बेटर होता है। तो जब मैं कंपेयर करता हूँ, जब मैंने अगर गिव अप कर दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता आपके साथ, श्योरली। बिल्कुल। और अगर बिल्कुल। गिव अप नहीं किया है, क्योंकि वो 10th डे पे चल गया था जब मैं डिमोटिवेट था, तो एक धीरे धीरे होप बनी, मैं लोगों से कनेक्ट हुआ, मैंने उनसे बातचीत करी और धीरे धीरे वो उठना शुरू हो गया। और जब आप किसी काम को पैरेलली करते हो ना, तो आप अपने आप ही बहुत कुछ सीखते हो। मतलब मैं कंटेंट डाल रहा था, फिगर आउट भी नहीं हो रहा था कि चल क्यों नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा, एल्गोरिदम कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ा। फिर धीरे धीरे लोगों से कनेक्शन बनाए, रिक्वेस्ट भेजी, उनको बोला कि आई विल सपोर्ट योर पोस्ट, यू विल सपोर्ट माइन पोस्ट। ऐसे धीरे 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 करके नेटवर्किंग बन गई और फिर धीरे धीरे कंटेंट चलता रहा और अनस्टॉपेबल हो गई चीजें। ओके। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी सच में। आई एम ग्लैड कि मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया और काफ़ी बातें की। अभी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि अभी आपने लिंक्डइन की बात की कि नेटवर्किंग करते हैं, तो आपको नेटवर्किंग ने भी कैसे हेल्प किया लिंक्डइन पे? एंड लिंक्डइन पे अभी आपको, मतलब एक तो हुआ कि आपने यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट किया, लेकिन इसके साथ आपको कोई और भी चीज़ें मिली जिसमें लगा आपको कि ये लिंक्डइन पे पोस्ट करना मुझे इस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, या फिर कोई अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको लिंक्डइन के थ्रू मिली? हाँ, जब देखो मैंने बताया था बीच में एक पॉइंट कि बीच में मुझे एचआर ने भी रीच आउट किया था। क्यों? सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो अच्छा था, मैं कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ डाल रहा था अपनी प्रोफाइल के हिसाब से। सो हाँ, इनिशियली मुझे एचआर ने आगे से रीच आउट किया, बताया कि हमारे यहाँ वैकेंसी, अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपके पास ये एक्सपीरियंस रेंज है तो प्लीज वी वुड लव टू ज्वाइन अस। तो ऐसे ऐसे मेरे को और मोटिवेशन स्पार्क होगा कि ओ अच्छा, कि ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती है यार। क्या बोलते हैं ना, किस्मत का कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी टर्न अराउंड ले सकती है। सो कुछ चीजें वो टर्न अराउंड हुई और फिर कुछ अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिल गया। जैसे तन्मय गोयल एक क्रिएटर है, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और भी नेहा जैन हुए एक,
और मेरी बहन है अनुभा अरोड़ा, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो वैसे बहुत लोगों का सपोर्ट मिलता गया, धीरे-धीरे एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो गई। बिल्कुल। तो लिंक्डइन वैसे भी अगर आप लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रहते हो तो आपका एक नेटवर्क एक फैमिली जैसा बन जाता है। पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अ, मेरे कांटेक्ट में अगर आप देखोगे तो कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स उतने नहीं हैं जितने मेरे लिंक्डइन के थ्रू जो फ्रेंड्स बने वो हैं। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही टाइप का है कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। प्लस अगर कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है और वो उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो हमें शेयर करते हैं कि आप कर सकते हो मेरी जगह पे। तो ये नेटवर्किंग का भी बहुत फायदा होता है पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। मेरे बीटेक में मेरे को याद नहीं है, मैं शायद 2 या 3 दोस्तों से ही जुड़ा हुआ होऊँगा। अभी हम्म इधर तो मैं मास्टर्स के जो मेरे साथ मास्टर्स कर रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, या मैं लिंक्डइन के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। यही है बस। तो बिल्कुल। एक यूनिक प्रोफाइल और यूनिक लोग मिल जाते हैं यार, वो फिर हम्म चलता रहता है, जब तक लिंक्डइन चलेगा जब तक हम भी चलेंगे फिर। और हम लिमिटेड नहीं हैं फिर। कॉलेज में आप एक कॉलेज तक लिमिटेड हैं, बट यहाँ पे आपको भी नहीं पता कि आपकी रीच कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक के लोगों को हेल्प कर रही है। तो अभी लास्ट मैं आपसे एक और क्वेश्चन बोलूँगी जो आपके लिए होगा कि आपके अभी आगे के क्या सपने हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं। ठीक है। अम, खुद का कुछ बिल्ड करना है। कॉर्पोरेट जॉब चलेगी, बिल्कुल करनी है, दिल से करनी है। और हम्म जो भी नए टूल्स टेक्निक्स आएंगे डेटा फील्ड में, धीरे धीरे उनको हम्म एक्सप्लोर करना है। कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, वो नहीं छोड़नी है। मैं आज भी डेली 15 से 20 मिनट का कोई ना कोई ट्यूटोरियल फॉलो करता हूँ एजेंटिक एआई के ऊपर। मतलब डेली एक 15-20 मिनट का तो करना ही करना है, चाहे वो कितने हेक्टिक डे हम्म हो। हाँ, जिस दिन लग रहा है कि बहुत मोटिवेशन डाउन है और कुछ नहीं करना, उस दिन एक रिवैम्प हो जाता है, आउटिंग पे चले जाते हैं फैमिली के साथ। अदरवाइज टेक एआई स्पेस में हमेशा आगे रहना है। बताया ना, हम्म टॉप 1% से हमेशा टॉप 1% लोगों में रहना है। तो जो भी टूल्स टेक्निक्स आ रही हैं उनके ऊपर वेल वर्स करना है, जो भी यूट्यूब पे मिलता है उस पे। साथ में हम्म कुछ एक सोल्यूशन है जो मेरे माइंड में है, अभी सिर्फ प्रोटोटाइप है, मेरे को उस पे काम करना है। जस्ट हम्म कुछ मोटिवेशन और कुछ आइडियाज का वेट कर रहा हूँ ताकि उसको एग्जीक्यूशन में ला सकूं। और हम्म हाँ, एक अच्छी एमएनसी पकड़नी है। ठीक है। तो अभी अब लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहोगे। हाँ यार, अगर फ्रेशर्स देख रहे हैं तो देखो, कैरियर का एंड नहीं हो जाता, जॉब नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोविड बैच था और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो मेरे साथ बीटेक किए थे। टॉप 1% स्कोरर थे कॉलेज के, और उनको 1 साल बाद जॉब हम्म मिली। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम जॉब नहीं मिल रही है तो आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिलेगी, जरूर मिलेगी। हर एक बंदे का जॉब मिलेगी। बस एफर्ट डालो, एक सही डायरेक्शन में काम करो, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स एनालाइज करो कि कहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज अच्छे अच्छे एचआर पोस्ट डालते हैं अपनी, और हम्म कैसे तुम अपने आप को शोकेस कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा है हमारी कम्युनिटी में जो कुछ अपना अलग करना चाहता है, हम्म कि क्या बोलते हैं ना, दुनिया बहुत बड़ी है, एक्सप्लोर करो चीजें, ट्राई आउट करो। बस फेल ही तो होगे ना यार, तो कौन सा कोई तुम पे हंस रहा है? कोई हंसेगा तो हंसने दो उसको। मेरे साथ बहुत हुआ है। लोग बोलते थे जब मैंने इनिशियली कंटेंट क्रिएशन शुरू किया कि यार, मेरे दिमाग में था लोग क्या सोचेंगे। जब धीरे धीरे पोस्ट चलने शुरू हुए या मुझे लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो वो चीजें ध्यान से हट गई, दिमाग से हट गई। रुको मत, करते रहो। और कभी भी यार अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत गलत है। कीप गोइंग, कीप डूइंग अमेजिंग। और क्या बोलते हैं ना, अपने आप को लिमिट लिमिट मत करो, लिमिटलेस रहो, सीखते जाओ जो भी तुम सीख सकते हो पर डे में। बिल्कुल, बहुत पावरफुल लाइन्स है ये अगर आप फॉलो करते हो। तो आप थैंक यू भावेश, हमारी पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू के साथ में ये मोटिवेशन भी है स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज आपने सिर्फ एक रास्ते को अपना के वही नहीं किया है, उसके साथ पैरेलली आपने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी हैं और खुद के लिए खुद बिल्ड किया है। तो ये सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है स्टूडेंट्स के लिए। तो
थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड माय ऑडियंस। तो ये थे भावेश अरोड़ा, जिन्होंने अपनी खुद की जर्नी अपने दम पे अच्छे से बनाई है और उसके साथ हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों को फॉलो किया है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चंस आता है और आपको लगता है कि आप भावेश जी से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप उन्हें लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, प्लस उनको लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो। ओके, तो आप इन्हें लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, प्लस आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। हम और भावेश दोनों ही आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और ऐसे ही बिना डीमोटिवेट हुए खुद को अपने आप मोटिवेट करिए और अपनी गोल पे काम करते रहिए, बिकॉज आपको भी नहीं पता आपका पैरेलली काम करना आपको कहाँ ले जा सकता है। इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये लिंक्डइन पे आएंगे और ये करेंगे, बट क्योंकि ये इन्होंने एक्सप्लोर किया तो इनको पता चला कि यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ भी हम काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते रहिए एंड अपनी जॉब की प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।